बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 16 एंड 17 में वेलकम। आज हम देखेंगे दो लेक्चर एक साथ। इससे पहले के जो लेक्चर थे उनमें हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रीजनिंग। हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो जो रोबोटिक मशीन के बारे में हम बात कर रहे थे उनमें रीजनिंग क्या होती है। रीजनिंग का कंसेप्ट आज हम देखेंगे। तो रीजनिंग की डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है कि रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम अ गिवन फैक्ट्स। गिवन फैक्ट में से आपने कंक्लूजन निकालनी है। फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स हमने पीछे स्टडी किए थे ना कि फैक्ट्स आपके पास बेसिक ब्लॉक ऑफ नॉलेज होते हैं। उनमें से आपने लॉजिकल कंक्लूजन यानी लॉजिक को यूज़ करते हुए आपने कंक्लूजन निकालनी है। फैक्ट्स किसको कहते हैं? जो आपके पास नॉलेज ब्लॉक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं या ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, लेकिन ब्लॉक ऑफ नॉलेज ही बेटर है। उसमें से आपने कंक्लूजन निकालनी है। ठीक है। डर्किन ने इसको कैसे डिफाइन किया था? रीजनिंग एज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद नॉलेज फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। इसने भी यही बात कही है कि फैक्ट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज को सामने करते हुए आपने कंक्लूजन निकालनी है। रीजनिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो सारी टाइप्स हैं इनको आपने याद रखनी है, कौन कौन सी टाइप्स हैं, कैसे काम करती हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले जो टाइप है आपके पास वो है डिटेक्टिव रीजनिंग। डिटेक्टिव रीजनिंग है और इंडक्टिव रीजनिंग। दो रीजनिंग आपके सामने फिलहाल आपकी स्क्रीन पे आपको दो रीजनिंग नज़र आ रही हैं। एक है डिटेक्टिव रीजनिंग, दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिटेक्टिव रीजनिंग क्या होती है? डिटेक्टिव रीजनिंग में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना लॉजिकली जो एक दूसरे से मिलती है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपको उस इन्फॉर्मेशन से आप लॉजिकली ये अंदाज़ा लगा रहे हो कि हाँ ये तो इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। इसका जो कंक्लूजन है वो ये हो सकता है, यानी एक लॉजिक का यूज़ करते हो आप इसके अंदर। ये लॉजिकल इन्फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे फिर आप इसको समझ जाएंगे कि इफ़ देयर इज़ अ ड्राई वुड ऑक्सीजन एंड स्पार्क देयर विल बी अ फायर। क्या है कि अगर आपके पास ड्राई वुड्स हैं, लकड़ियाँ हैं और साथ चिंगारियाँ हैं तो वहाँ पर आग हो सकती है। तो आपका कंक्लूजन क्या डिड्यूस करते हो कि ज़ाहिर अगर लकड़ियाँ भी खुश्क हैं और चिंगारियाँ भी हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आग हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि आल मेन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज़ अ मेन। आप बता रहे हो कि तमाम मेन जो हैं वो मॉर्टल हैं, लेकिन सोक्रेट क्या है? वो एक आदमी है। तो आप कह सकते हो ना, आप डिड्यूस करके बता सकते हो कि वो भी तो मॉर्टल ही होगा, उसने भी तो मॉर्टल होना है, क्योंकि आल मेन की बात हो रही है और ये भी एक मेन का जिक्र हो रहा है। इस तरह के लॉजिक आपके किस में आ रहे हैं? डिटेक्टिव रीजनिंग के अंदर आ रहे हैं। डिटेक्टिव रीजनिंग इज अ नेम इम्प्लाइज इज अ बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉजिकली रिलेटेड नॉन इन्फॉर्मेशन। क्या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे आप लॉजिकली नई इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करते हो, उसको आप बोलते हैं डिटेक्टिव रीजनिंग। होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है लॉजिकली दूसरे इन्फॉर्मेशन से, यानी आपके पास देखिए यहाँ पर ड्राई है, ऑक्सीजन है और स्पार्क की चिंगारियों की बात हो रही है, तो आपने क्या रिड्यूस किया यहाँ से कि ज़ाहिर लकड़ियाँ हैं और चिंगारियाँ हैं तो इसका मतलब है यहाँ आग है। ऐसी ऐसी नॉलेज को आप क्या कहते हैं? डिटेक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। अगर हम बात करें इंडक्टिव रीजनिंग की, इंडक्टिव रीजनिंग आपके पास वो रीजनिंग होती है जिसमें आप काम को बार बार करते हो, फिर फाइनली आप एक स्टेप तक पहुंचते हो। आप इसकी एग्जांपल डेली लाइफ से लो कि हम अगर कहें बात करें कि जो है वो ऑल काउज दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ आर ब्लैक, कि जितनी भी भैंसें हैं मैंने अपनी लाइफ में देखी वो ब्लैक हैं। तो आपकी कंक्लूजन क्या लिख रही है कि वाकई में जो भैंसें हैं वो ब्लैक ही होती हैं। लेकिन आपका एक्सपीरियंस जितना था, आपने लाइफ में जितना देखा था, तो आपने उसके मुताबिक बताया कि हाँ आपके ऑब्जर्वेशन भी वैसे ही होगी, आपका कंक्लूजन भी वैसा ही होगा। ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग। अगर मैं सिंपली इंडक्टिव और डिटेक्टिव रीजनिंग की बात करूँ कि क्या होता है, तो इस तरह से भी आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है ना, इसमें आप किस पे बात करते हो? एक्सपीरियंस बेस पे। आपको जितना एक्सपीरियंस होता है ना अपने लाइफ में, आप उसके बेस पे आप नॉलेज बताते हो कि इसका ये हो सकता है आंसर। और जो आपके पास दूसरा होता है ना डिटेक्टिव रीजनिंग, उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप लॉजिकली देखना होता है आपको, यानी आपने वहाँ पर लॉजिक का यूज़ करते हो। और इंडक्टिव के अंदर आपने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि हाँ ये काम मैंने लाइफ में देखा था, ऐसा था, तो इसका मतलब है ये इस तरह से ठीक होगा। तो इंडक्टिव और जो डिटेक्टिव है इसमें इस तरह से भी आप कंसेप्ट याद रख सकते हैं कि इंडक्टिव के अंदर आपने एक्सपीरियंस बेस पे बात करनी होती है और डिटेक्टिव के अंदर आपने लॉजिकली चीज़ों को देखना होता है। होप सो कि ये दो कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। इनकी डेफिनेशन आप यहाँ से याद कर सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट कंसेप्ट आपका क्लियर करवा रही हूँ, नेक्स्ट आपने स्टडी खुद करना है इसको। अब है अबडक्टिव रीजनिंग। अबडक्टिव रीजनिंग कौन सी रीजनिंग होती है? देखिए
आप लाइक आप लॉजिकली आप आप बताते हो ना, जैसे हमने अभी देखा था ना डिटेक्टिव रीजनिंग के अंदर कि आप लॉजिकली इंफॉर्मेशन देते हो, या आपका कंक्लूजन जो होती है वो लॉजिकली होती है कि ये काम हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग आपको ये बताता है कि लॉजिकली जो आप दे रहे हो ना कंक्लूजन, वो गलत भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो। सो ऑब्जेक्टिव आपको ये बताता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ये गलत भी हो सकती है, लेकिन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, यानी दो ऑप्शन है आपके पास, या तो वो ठीक होगी या वो गलत हो सकेगी। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि आप जो लॉजिकली बात कर रहे हो वो ठीक ही होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है कि जो आप लॉजिकली आप प्रूव कर रहे हो ना, जो आप कंक्लूजन दे रहे हो वो गलत भी हो सकती है। सो उसके लिए उसने एक एग्जांपल दी है कि हम बताएं कि मैं अगर एक लड़की अम्ब्रेला लेकर बाहर खड़ी है और मैं कहूँ कि वो बारिश की वजह से खड़ी है, तो इट मे बी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो सकता है? क्योंकि हो सकता है वो धूप से खुद को सेव करने के लिए, ठीक है, अपनी स्किन को सेव करने के लिए उसने अम्ब्रेला ली हो, तो ये गलत भी हो सकता है। यानी मैंने जो लॉजिकली प्रूव किया तो वो गलत भी हो सकता है। सो ये होता है ऑब्जेक्टिव रीजनिंग। अगर हम बात करें एनालॉजिकल रीजनिंग की, ऑब्जेक्टिव की होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव के बाद है एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन सी रीजनिंग होती है? इसमें आपने दो स्ट्रेटजीज यानी दो कंडीशन के अंदर या दो सिचुएशन के अंदर आपने एनालॉजीज को डिस्क्राइब करना होता है। बस इतना सा इसमें कंसेप्ट याद करें कि आपने दो स्ट्रेटजीज आपके पास हैं, दो चीज़ें, दो स्टेप हैं या दो स्ट्रेटजीज हैं या दो सिचुएशंस हैं, उनके अंदर आपने एनालॉजीज को डिस्क्राइब करना होता है। इसकी अगर हम एनालॉजिकल रीजनिंग की अगर हम एग्जांपल दें, यहाँ पर एक लिखी हुई है कि व्हेन यू से, अगर आपसे कहा जाए कि ट्रक इज़ जस्ट लाइक अ ड्राइविंग अ कार, कि ट्रक को ड्राइव करना जैसे कार को ड्राइव करना एक बराबर है, यानी दोनों को बराबर कह दिया गया। तो यहाँ पर एनालॉजीज क्या हैं कि ठीक है, कार में कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक हैंडल वगैरह हो गया, फिर उसके ब्रेक वगैरह कंट्रोल करना और उसके गियर वगैरह लगाना, ये सारे क्या हैं, ये जैसे कार में होते वैसे ही ट्रक में होते। लेकिन एक आप अगर देखें, कॉमन सेंस यूज़ करें तो इसके अंदर एक कंसेप्ट है कि कार एक अलग चीज़ है और ट्रक जो है वो एक अलग कंसेप्ट है। सो ये होता है एनालॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपने दो सिचुएशन के बिटवीन एनालॉजीज को रखना होगा, यानी आपने जो वर्क करना है वो बिटवीन टू सिचुएशन, वो विद द हेल्प ऑफ एनालॉजीज। नेक्स्ट है कॉमन सेंस रीजनिंग। कॉमन सेंस नाम से पता चल रहा है कि कॉमन सेंस आपने क्या करना है, कॉमन सेंस का यूज़ करना है। कॉमन सेंस का यूज़ कैसे करना है? देखो, अगर मैं कहती हूँ लाइक मैं एग्जांपल आपको देकर समझाती हूँ इस टॉपिक को, कि मैं कहती हूँ अगर मैं लेक्चर्स नहीं लूँगी तो मुझे एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा और मैं फ़ेल हो जाऊँगी। लाइक आप, मैं स्टडी नहीं करती तो मैं फ़ेल हो जाऊँगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक ह्यूरिस्टिक नॉलेज है ना कि आप अगर स्टडी नहीं करते हो तो आप फेल हो जाएंगे, यानी आपने एक अपना कॉमन सेंस यूज़ किया कि वाकई में अगर पढ़ोगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, एग्जाम को जो है वो क्वेश्चन सॉल्व, एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये एक कॉमन सेंस रीजनिंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपके पास ऐसा होता है कि इसमें आप जो काम कर रहे हो ना, लाइक आपकी जो रीजनिंग होती है वो चेंज भी हो सकती है, सिचुएशन चेंज हो सकती है। सिचुएशन का चेंज कैसे होता, सिचुएशन चेंज कैसे होती है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल से ही समझाया हुआ है कि लाइक बाहर बहुत ज़्यादा आंधी है, तूफान है और आप अपने रूम में हो और अचानक विंडो के पास खड़े, और विंडो में साइड पे जो पर्दे लगे हैं वो पर्दे क्या होते हैं, हवा की वजह से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं। लेकिन जब हवा रुक जाएगी तो क्या होगा कि पर्दे खुद ब खुद रुक जाएंगे, वो अपनी कंडीशन पे दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग, जिसमें क्या होता है कि चेंजेस होती रहती हैं, इस रीज़न के अंदर चेंजिंग होती रहती है, आपके फैक्ट्स के अंदर, यानी जो आपका जो नॉलेज है ना उसके अंदर चेंजिंग होती हैं, या जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर चेंजिंग्स होती हैं। इसको बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है, ये आप यहाँ तक आपके पास रीजनिंग के जो टाइप्स थे ना वो कंप्लीट हुई। उसमें नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग, एनालॉजिकल रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग और साथ है इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिटेक्टिव रीजनिंग। तकरीबन 6 टाइप्स हैं और रीजनिंग की छः टाइप्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होप सो कि आपको कंसेप्ट इसका समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन्फेरेंस का है। इन्फेरेंस में आपके पास देखें, इन्फेरेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से आपने इन्फॉर्मेशन को जो है वो ड्राइव करना है या आपने गेन करना है इन्फॉर्मेशन को। सो इसमें जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है रूल्स ऑफ इन्फेरेंस।
रूल्स ऑफ इन्फरेंस, जैसे हमने अभी रूल्स देखे थे ना, वो किसके हमने रूल्स देखे हैं, हमने टाइप्स देखी थी रीजनिंग के, लाइक रूल्स आपने रीजनिंग के देखे थे, अभी आप रूल्स देख रहे हैं इन्फरेंस के। इसके अंदर आपके पास जो रूल्स हैं वो 4 रूल्स हैं, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट हैं ये उनको हम डिस्कस करेंगे। ये है आपके पास मॉडस पोनेंस रूल्स, मॉडस टोलेंस रूल्स, इंट्रोडक्शन रूल्स और एंड एलिमिनेशन रूल्स। ये 4 रूल्स हैं, इनके नाम एमसीक्यूज़ के लिए याद कर सकते हैं आप। अब है मॉडस पोनेंस रूल्स। मॉडस पोनेंस रूल्स मीन्स affirming method note from now on in our discussion of logic anything that is written down in a proof statement that is true। अब आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसके पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगी, मैं इसको आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल देकर बताती हूँ कि देखें यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ देखें, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है कि इफ़ ट्विटी इज़ अ बर्ड देन ट्विटी फ्लाइज, फिर लिखा हुआ है कि ट्विटी इज़ अ बर्ड और फिर साथ लिखा हुआ है देयरफॉर ट्विटी फ्लाइज। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ट्विटी एक बर्ड है देन ट्विटी फ्लाई, वो उड़ भी सकता है। ट्विटी इज़ अ बर्ड, हाँ ट्विटी एक बर्ड है इसीलिए वो उड़ता है। अब आपने इसको एज अ नोटेशन यूज़ करना है मॉडस पोनेंस रूल्स की मदद से। एमपी मॉडस पोनेंस रूल्स को अप्लाई करना है कि पी इम्प्लाइज कर रहा है क्यू को, पी इम्प्लाइज क्यू को कैसे कर रहा है कि इफ़ ट्विटी इज़ अ बर्ड देन ट्विटी उड़ भी सकता है, अगर ट्विटी बर्ड है तो देन ट्विटी उड़ भी सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पर आपने पी को इम्प्लाइज किया क्यू से, यानी पी आपके पास इफ़ ट्विटी इज़ अ बर्ड है देन ट्विटी क्या उड़ भी सकता है। फिर आप लिखते हैं पी कि ट्विटी अगर बर्ड है तो ट्विटी फ्लाई भी कर सकता है, ऐसा ही है ना, वो फ्लाई कर सकता है तो क्यू भी क्या हुआ आपका ट्रू, यानी सारी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। यहाँ पर क्या हुआ कि इम्प्लाई जो पी है आपके पास वो क्या कर रहा है, इम्प्लाइज क्यू को कर रहा है, और पी जो है उसका जो है अगेन अगर पी ट्रू होगा तो क्यू भी ट्रू होगा। पी तो ट्रू है ना, पी क्या है कि अगर ट्विटी बर्ड है तो ट्विटी उड़ सकता है, तो ट्विटी बर्ड ही है, तो आप बता रहे कि क्यू बर्ड है, यानी पी अगर ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा, दोनों आपके पास कंडीशन ट्रू होगी। होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी। आपने इसको लिखना कैसे है कि पी इम्प्लाइज कर रहा है क्यू को, इफ़ ट्विटी इज़ अ बर्ड देन ट्विटी फ्लाई भी कर रहे हैं, और आप बता रहे हो कि ट्विटी बर्ड है इसीलिए वो फ्लाई कर रहा है, तो आपकी सारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गए। अगर तो हम इसको हम कह दें कि यहाँ पर अगर मैं ट्विटी इज़ अ बर्ड है और वो फ्लाई नहीं कर सकता, अगर मैं कह दूँ कि ट्विटी इज़ अ बर्ड देन ट्विटी फ्लाइज, ट्विटी डज नॉट फ्लाई, यहाँ पर मैं कह दूँ कि ट्विटी डज नॉट फ्लाई देयरफॉर ट्विटी इज़ नॉट अ बर्ड, तो क्या होगा कि P इम्प्लाइज Q को करेगा लेकिन Q के साथ निगेशन का सिंबल हो जाएगा। निगेशन का सिंबल होगा कि ट्विटी जो है वो डज नॉट फ्लाई, तो मैं Q को बताऊंगी ना कि ट्विटी जो है वो बर्ड नहीं है इसलिए फ्लाई नहीं करना। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉट का सिंबल इसलिए आ जाएगा, यानी कोई एक अगर सिचुएशन आपकी रॉन्ग होगी तो आपका कंक्लूजन भी नॉट में चला जाएगा। अगर आपकी कंडीशन दोनों साइड पे ट्रू है तो आपकी कंक्लूजन भी ट्रू होगा, वो आपका कौन सा रूल हो जाएगा, मॉडस पोनेंस रूल्स हो जाएगा आपका। और अगर आप इसको मॉडस टोलेंस रूल्स बोलेंगे यानी एम टी बोलेंगे, ये एम पी है तो टी के लिए नॉट हो जाएगा, यहाँ पर ट्विटी इज़ नॉट अ बर्ड हो जाएगा और ट्विटी डज नॉट फ्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर निगेशन का सिंबल जो है वो दोनों के साथ ही हो जाएगा, यानी कंक्लूजन में भी निगेशन होगा और पी इम्प्लाइज क्यू जब होगा तो क्यू के यहाँ पर पी के साथ भी निगेशन हो जाएगा। होप सो कि इसकी आपको समझ आ गई है। ये 2 कंसेप्ट हैं, एक है मॉडस पोनेंस कंसेप्ट है और दूसरा है मॉडस टोलेंस कंसेप्ट। ये दोनों कंसेप्ट आप यहाँ से अपने हैंड आउट से इसको रीड भी कर सकते हैं। हैंड आउट्स किधर हैं आपके, 607, यहाँ पर मॉडस टोलेंस रूल और सेकंड है मॉडस टोलेंस रूल्स। सो दोनों में आपने देख लिया कि ए इम्प्लाइज कर रहा है बी को और कंक्लूजन में भी आपके पास बी है, यानी ए दोनों सारे ट्रू हैं तो आपका कंक्लूजन जो है वो ज़ाहिर है ए ट्रू होगा, ए इम्प्लाइज करेगा बी को तो ए भी ट्रू होगा और साथ कंक्लूजन बी भी ट्रू होगा। अगर ए इम्प्लाइज करता है बी को और बी नॉट है तो कंक्लूजन भी आपकी नॉट ही होगी। सो इस एग्जांपल को सामने रख के आप इस कंसेप्ट को जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। रूल्स ऑफ इन्फेरेंस में आपने देखे कि मॉडस पोनेंस रूल्स और मॉडस टोलेंस रूल्स हैं, दोनों रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास ये जो एंड ऑपरेशन है ये पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था, ये सेम उसी तरह वर्क करता है और यहाँ तक आपका जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा 18 से 28 तक, जिसमें हम 18 to 23 करेंगे, 23 तक करेंगे, 22 तक ये नहीं करेंगे, जो हमारी मिड टर्म को कवर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।